Before moving to the next topic, that is chemical kinetics, I thought of taking up some more numerical on electrochemistry, and this video includes numerical on quantitative aspect of electrolysis. Now, this I have taken up already. इसके जितने भी numerical मुझे I got from some good textbooks from various textbooks. I have already made a video on them, जिसमें हमने Faraday's laws पे बेस्ड न्यूमेरिकल किए थे, जिसको हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बोलते हैं. ठीक है, तो आई विल share the link to that video in my description, but these numerical I have taken up from a very good ICSE textbook. तो ISC टेक्स्ट सॉरी, सो जो ISC का टेक्स्ट बुक में से जो मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं, ये न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ISC स्टूडेंट्स के लिए ही है. So all the CBSE students can also go through them. They are very good numerical and they can practice them. एंड इनको प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छे से आपका जो है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द सेम विल गेट क्लियर्ड. सो इफ यू गो थ्रू द होल वीडियो, राइट? सो that's why I am taking up this same topic पे numerical again, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस दे वेरी सिंपल बट इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. ठीक है, अब बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं रिगार्डिंग दी क्या था फैराडेज लॉ एंड क्या इसमें बेसिक चीजें हम यूज करने वाले हैं. सो वन थिंग तो यू नो दैट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम यूज करेंगे, charge on 1 mole of electrons is equal to 96500 coulombs. This I explained in my previous video, I mean on the same topic. तो मैंने यहाँ explain किया था ये कैसे आता है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है एंड देन उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से तो वो आ जाएगा इतना. एंड इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी इलेक्ट्रोड रिएक्शन, किसी इलेक्ट्रोड अगर हम कोई रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, देन अच्छा वन थिंग मोर हियर, एंड दिस इज नोन एज 1 फैराडे, राइट? ये चीज ये भी आपको पता है अब तक, है ना? देन इन एनी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शंस, इफ देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, तो वहां पे कितना चार्ज यूज होता है? n फैराडेज ऑफ चार्जेस being consumed in terms of coulomb. हम उसको 96500 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे. सो फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, अगर कोई 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में इन्वॉल्व, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने भी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या इक्वेशन है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अकॉर्डिंग उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम्ड हैं, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको लगे हैं, तो उसके हिसाब से हम फैराडेज या कुलम्ब या चार्ज जो बोलते हैं निकाल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई गिव एन एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सिल्वर को डिपोजिट होना है, तो सिल्वर इज सिल्वर Ag+. सो इसमें सिल्वर के 1 मोल को डिपोजिट करने के लिए 1 mole of electrons लगते हैं according to this equation. So for 1 mole of silver, in this case, electrons required are 1 mole electrons. That means this is equal to 1 Faraday. But in case of, say for example, copper हो आपका यहाँ पे, so copper के 1 mole को डिपोजिट होने के लिए डिपोजिट होने के लिए at the respective electrode, यानी कि कैथोड पे, it will require 2 moles of electrons, that is equal to 2 Faradays. तो ये सब बेसिक चीजें हैं that you should know. आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए before starting up the solving the numerical on the same. And Faraday's law जो है वो, ये जो laws हैं दोनों, वो इसी पे बेस्ड है. सारे का कंक्लूजन जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ. वन मोर थिंग, एक बार हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या था, कि इट सेज दैट मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, अगर गैस होगी तो वो लिबरेट होगा, एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास. मतलब जितना हम करंट पास करते हैं उसके हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस डिपॉजिटेड. मतलब ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ज्यादा अमाउंट में आपका जो है सब्सटेंस लिबरेट या डिपॉजिट होगा. वन थिंग. सेकेंड था फेराडेज का सेकेंड जो लॉ था, दैट सेज कि अगर फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. मतलब आपने एक सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लिया, दूसरा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, उनको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एंड सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट इज पास थ्रू
देन राइट, देन कितने अमाउंट में जो सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे, लाइक सिल्वर नाइट्रेट के केस में सिल्वर डिपॉजिट होगा, और अगर कॉपर सल्फेट का है तो नेक्स्ट सोल्यूशन तो उसमें कॉपर डिपॉजिट होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। तो अमाउंट ऑफ दीज टू डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अब सिल्वर का एग्जांपल लिया, सो वे कितने अमाउंट में सिल्वर डिपॉजिट होगा, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन weight of copper deposited will be equal to equivalent weight of silver upon equivalent weight of copper। जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ये कैसे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे हैं फैराडेज लॉ, और ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बिफोर स्टार्टिंग अप द न्यूमेरिकल ऑन द सेम टॉपिक, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। A current liberated 0.50 gram of a current, just a second, a current liberated 0.50 gram of hydrogen in 2 hours. How many grams of copper can be liberated by the same current flowing for the same time in copper sulfate solution? अब ये बेसिक चीजें जो फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो ये आपको पता है, that quantity of charge pass is equal to current into time। पहली चीज तो ये तो पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये, this you should know। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। A current liberated 0.50 gram of hydrogen in 2 hours। So हाइड्रोजन कैसे लिबरेट होती है, 2H ion like this, ठीक है। सो दैट मीन्स हाइड्रोजन का अगर हम मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन गैस का 2 लेते हैं, एक मतलब होल नंबर लेते हैं, वैसे 1.008 के अकॉर्डिंग 2.16 आएगा, बट मैं 2 ले रही हूँ। सो फॉर 2 grams of hydrogen liberated, how much charge is being passed, 2 फैराडेज, यानी कि 2 into 96500 कूलम। अच्छा ओके, पहले हम एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ तो लें। अ करंट लिबरेटेड 0.50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 2 आवर्स। एक कोई भी सोल्यूशन होगा जिसमें हाइड्रोजन आयंस थे, तो उसमें से करंट पास किया फॉर 2 आवर्स एंड उस करंट को पास करने से 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिपॉजिट हो गया, लिबरेट हो गया, राइट। अब ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉपर कैन बी लिबरेटेड बाय द सेम करंट फ्लोइंग फॉर द सेम टाइम इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये बताओ कि अगर हम जिस हिसाब से करंट हमने हाइड्रोजन वाले केस में हमने जो भी पास किया, अगर उतना ही करंट पास करें कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से, तो कितने अमाउंट में कॉपर डिपॉजिट होगा। तो हमारा काम क्या है, हम पहले ये निकालें कि 0.50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को लिबरेट करने के लिए कितना करंट पास हुआ, कितना चार्ज पास हुआ। यहाँ पे मैं अगर करंट की जगह इलेक्ट्रिसिटी, मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे चार्ज की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही हूँ। यहाँ पे बाय करंट हियर आई एम ट्राइंग टू से कि ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिसिटी सेम अमाउंट पे पास होगी 2 आवर्स के लिए, तो करंट भी सेम अमाउंट पे पास होगा, राइट ना। अगर ये चीज क्यू अगर पास हो रहा है, वॉट एवर क्यू इज वॉट इलेक्ट्रिसिटी पास इन 2 आवर्स, ठीक है, कॉपर सल्फेट में से भी, तो करंट तो सेम ही अमाउंट में हो जाएगा जितना करंट हाइड्रोजन में से पास हुआ है, राइट। सो बेसिकली हम क्या निकालने वाले हैं कि कितना चार्ज या कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है जिसकी वजह से 0.50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज बीइंग लिबरेटेड इन दी फर्स्ट केस, ठीक है। और जितना वो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा उसको यूज करके हम निकालेंगे कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से जब उतनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, राइट। सो यह तभी मैंने लिखा कि जब हाइड्रोजन लिबरेट होगा तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगी ये। सो दिस इक्वेशन सेज फॉर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इतने अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, राइट। 2 into 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, राइट। तो देयरफॉर फॉर कितना लिबरेट हुआ हाइड्रोजन, 0.50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, 2 into 96500, okay, 1 second, 500 upon 2 into 0.50, right, this cancel out, it comes out to be 48250 कूलम। सो इतना जो है चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। अब इतने चार्ज के पास होने से हमें यहाँ पे करंट निकालने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि 2 आवर्स के लिए पास हो रहा है तो ये इतना ही चार्ज पास हो रहा है बेसिकली, इतना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितना भी करंट आएगा वही पास हो रहा है, तो हमें इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, हम स्ट्रेट अवे इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे। नाउ इफ वी राइट द इक्वेशन फॉर कॉपर, आपको पता है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से जब करंट पास होता है तो 1 मोल ऑफ कॉपर रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो फॉर 1 मोल ऑफ कॉपर, ये दिख रहा है ना, वी रिक्वायर हाउ मच करंट? 2 moles of electrons. 2 moles of electrons का मतलब 2 into 96500 coulombs of charge, राइट? या इसको मैं ऐसे बोलूं, अगर मोल की जगह मैं ये लिख लूं कि वी नो दैट 1 मोल ऑफ कॉपर, क्योंकि हमें बोला है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, तो 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5 grams. So I can say with 2 into 96500 coulomb of charge, 63.5 gram of copper is deposited. So by this amount of charge, 48250 coulomb of charge कितना होगा निकाल लेते हैं, right? So with 2 into 96500 coulombs of charge, how much copper is being deposited? 63.5 grams of copper is deposited. और जो हाइड्रोजन से आया वो कितना चार्ज आया है? Therefore 48250 coulombs of charge will deposit how much copper? 63.5 upon 2 into 96500 into 48250, ये है 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 63.5 by 4 and this value will come out to be 15.875 grams. ठीक है, तो this is the amount of copper, this will be the amount of copper deposited. एंड वन मोर थिंग, ये क्वेश्चन मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए हैं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन अपने वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस में से, मल्टीपल चॉइसेस में से भी इंक्लूड करती हूँ, राइट? ताकि आपको ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ सके रिगार्डिंग द टॉपिक विच वी आर स्टडिंग, राइट? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। व्हेन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस of a solution of silver nitrate, 9650 coulomb of charge is passed through the electroplating bath, what will be the mass of silver deposited at the cathode? अब आपको पता है सिल्वर से बहुत सारी चीजों की कोटिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, दिस इज वेरी कॉमन, सिल्वर कोटेड वेसल्स, सिल्वर कोटेड स्टैचूज और बहुत सारी चीजें मिलती हैं मार्केट में। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उसके लिए करना क्या होता है, उसमें करना ये होता है कि जिसको भी इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है ना, तो उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेके, तो बेसिकली जिसको करना होता है इलेक्ट्रोप्लेट, एक्चुअली उसको कैथोड बनाया जाता है ताकि उसके ऊपर कोटिंग हो जाए सिल्वर की। तो सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में से करंट पास किया जाता है, जिससे जो सिल्वर है, जो जिसको भी हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है, दैट इज कैथोड, उसको कैथोड बनाया जाता है। तो जो आपका सिल्वर है, जब वो रिड्यूस हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट में से, तो वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर, तो उसकी कोटिंग हो जाएगी बेसिकली सिल्वर की। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि एक सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, उसमें से 9650 कूलम्ब ऑफ चार्ज पास किया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाथ जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू। So what will be the mass of silver deposited at the cathode? Now very simple, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर होता है ऐसे, राइट? तो ये ऐसे इस फॉर्म में होगा, राइट? ऐसे डिपॉजिट होगा, मतलब वही जो मैं कह रही पहले मैंने बोला कि फॉर 1 मोल ऑफ सिल्वर हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड? 96500 coulombs ऑफ चार्ज, मतलब 1 फैराडे, क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ना, यहाँ दिख रहा है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? सो दिस इज व्हाट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, रिक्वायर्ड। तो अब ये कह रहे हैं व्हाट इज द मास, तो हम इसको मोल को मास में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब दिस इज इक्वल टू 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। सो ये कितना रिक्वायर करता है? 96500 coulombs ऑफ चार्ज। हमें क्या पूछा? हमें पूछे 9650 कूलम ऑफ चार्ज से कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, तो एग्जैक्टली इसका उल्टा। सो इफ 965
0 coulombs of charge deposits 108 grams of silver, then 9650 coulombs of charge will deposit 108 by 96500 into 9650, तो ये आ गया आपका 10.8 grams, राइट. सो ये आपका हो गया सेकेंड न्यूमेरिकल. अब करते हैं थर्ड वन. व्हेन 0.1 मोल ऑफ मैग्नेटाइन पर मैग्नेटाइन, जो ये है आपने ये पढ़ा होगा ना, सॉल्यूशंस पढ़े होंगे आपने, पोटेशियम पर मैग्नेट एंड ऑल, उसमें मैग्नेट पर मैग्नेटाइन मैग्नेटाइंस पढ़े होंगे. सो 0.1 मोल ऑफ MnO4 negative is oxidized. What will be the quantity of electricity required to completely oxidize MnO4 negative to MnO4 negative? So MnO4 2 नेगेटिव को MnO4 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि हम जो इसमें मैग्नीज है उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं. तो आप दोनों में मैग्नीज की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए. वो आपको पता है कैसे निकालते हैं. इसमें MnO4 में आएगी x -8 -2 एंड ये हो जाएगी +6. इसमें आएगी x -8 -1 एंड इसमें हो जाएगी +7. सो बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रही है +6 to +7. तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल रहा है. ये कह रहे हैं फॉर 1.1 मोल ऑफ MnO4 2 नेगेटिव, यानी कि ऑब्वियसली ये चीज जो है ये MnO4 2 नेगेटिव में है, Mn+7 जो है वो MnO4 नेगेटिव में है. What will be the quantity of electricity required? Now this equation says for 1 mole of MnO4 2 नेगेटिव कितना चार्ज होता है, जरूरत होती है 1 mole of electrons, that is equal to 96500 coulomb of electricity or charge is required, right? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. is required. Therefore for 0.1 mole of MnO4 2 negative, 96500 into 0.1, that is equal to 96500 coulomb of electricity will be required. तो ये तो था बहुत ही इजी न्यूमेरिकल. बस इसमें आपको सिर्फ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी दोनों आयंस में. नेक्स्ट करते हैं. What will be the weight of silver displaced by a quantity of electricity which displaces 5600 ml of oxygen at STP? पहले तो ऑक्सीजन को ठीक कर लो, ये O2 ऐसे है, ठीक है. अब क्या कह रहे हैं ये, what will be the weight of silver displaced by a quantity of electricity which displaces 5600 ml of oxygen at STP? पहले तो ये निकालो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी डिपोजिट कर रही है, आई मीन लिबरेट कर रही है या डिस्प्लेस कर रही है, कितने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी है जो कि डिस्प्लेस कर रही है 5600 ml ऑफ ऑक्सीजन को एट एसटीपी पे. फिर वो जितनी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम सिल्वर के लिए तो निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, लेट अस कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ electricity that displaces 5600 ml of oxygen at STP. और अच्छा वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है उसको लिबरेट करने के लिए क्या इक्वेशन होती है ये, राइट. ऑक्साइड आयन जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो वो कन्वर्ट होगा. अब 1 मोल ऑफ जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यानी कि 1 मोल ऑफ जो ऑक्सीजन है उसको डिपोजिट करने के लिए, लिबरेट करने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है ना. सो अगर मैं ऐसे बोलूं, फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 moles of electrons, that is equal to how much, that is equal to 2 into 96500 coulomb of electricity is
रिक्वायर्ड। बट हमें क्या दिया है, हमें दिया है वॉल्यूम एट STP। नाउ वी नो दैट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन at STP is equal to 22400 ml. So that means 22400 ml of oxygen को लिबरेट करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए इतने कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड. So for 22500 ml of oxygen at STP, 2 into 96500 coulomb of इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड. और ये लिबरेट कितनी हो रही है ऑक्सीजन? 5600 ml. देयरफॉर फॉर 5600 ml ऑफ ऑक्सीजन एट STP, हाउ मच चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड? अपॉन 22400 इंटू 5600. अभी इसको आप कर लीजिएगा सॉल्व, एंड आफ्टर सॉल्विंग ये आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी 48250 कूलम. सो इतनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है टू लिबरेट 5600 ml ऑफ ऑक्सीजन एट STP. और इतनी ही हम यूज करेंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि कितनी आई है, हमने कितनी निकाली है 48250 कूलम. सो इतने कूलम अब जब हम सिल्वर के सोल्यूशन में से पास करेंगे तो अब देखेंगे कितना सिल्वर डिस्प्लेस होता है. सो अगेन फॉर सिल्वर we know that silver is in +1 oxidation state. So we know that with 1 mole of electrons, 1 mole of electrons which is equal to 96500 coulombs of charge. एक काम करते हैं, इसको करते हैं ब्रैकेट में, with 1 mole of electron that is 96500 coulomb of charge, कितना सिल्वर डिपॉजिट होता है? 108 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड. ये हमारी इक्वेशन हमें बता रही है, बिकॉज एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108. सो कितना चार्ज पास हो रहा है? देयरफॉर विथ 48250 coulombs of charge, 108 upon 96500 into 48250, ये कैंसल आउट हो गया और ये आ गया 54 ग्राम ऑफ सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड. तो आपको इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं न्यूमेरिकल में, जिसमें आपको एक पहले वैल्यूज ये कुछ होती हैं डेटा, या कुछ एक आपको इलेक्ट्रोलाइट बोला होता है, या एक किसी सोल्यूशन की बात करके जिसमें से हम करंट पास कर रहे हैं, तो उसके डेटा को यूज करके आपको किसी दूसरे का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड निकालना होता है. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपको. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं. हाउ लॉन्ग अप्रोक्सीमेटली शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग through 100 ampere current so that oxygen released can burn 27.66 gram of diborane. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा सुनने में है, क्वेश्चन इजी है बट स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है. ये कह रहे हैं कि हम वाटर को कितनी देर तक इलेक्ट्रोलाइज करें. ठीक है, मतलब टाइम निकालना है हमें. जब हम इलेक्ट्रोलाइज्ड करें उसको 100 एम्पियर ऑफ करंट पास करने से, तो उसमें इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जो कि डाइबोरेन, पहले तो पता डाइबोरेन होता है B2H6, बोरेन का डाइमर. ठीक है, BH3 का डाइमर होता है ये. सो कि कितना करंट पास, करंट तो हमने 100 एम्पियर पास किया, लेकिन कितने टाइम तक करंट पास करें, इलेक्ट्रोलिसिस करें वाटर की, मतलब वाटर के अंदर हम कितने टाइम तक करंट पास करें 100 एम्पियर का, जिससे कि इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाए जो कि 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन को कंप्लीटली बर्न कर दे. मतलब यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगी. देखो, जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो इक्वेशन होती है ये, जब हम करंट पास करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इक्वेशन होती है ये बनता है.
राइट। तो एक इक्वेशन तो होती है ये कि इससे ऑक्सीजन लिबरेट होती है। अभी इस ऑक्सीजन को यूज करना है डाइबोरेन को बर्न करने के लिए ना। डाइबोरेन जब बर्न होता है मतलब उसकी बेसिकली कंबस्टन होती है, तो होता क्या है, ये बनता है B2O3 प्लस 3H2O। जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा ये। सो हो क्या रहा है कि हम वाटर में से करंट पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, ऑक्सीजन ऑब्वियसली लिबरेट हो रही है। इस ऑक्सीजन को हम डाइबोरेन को बर्न करने में यूज करने वाले हैं। लेकिन यहां से हमें एक बात दिख रही है कि वाटर में करंट पास करने पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जबकि डाइबोरेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए 3 मोल्स ऑक्सीजन लगती है। ठीक है, ये दो चीजों को यूज करेंगे और हम निकालेंगे कि कितनी देर तक 100 एम्पियर ऑफ करंट पास किया जाएगा जिससे कि इतने ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाए जो कि 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन को कंप्लीटली बर्न कर दे। अब करेंगे कैसे, देखो। सबसे पहले आप आ जाओ फर्स्ट इक्वेशन पे, 2H2O 2H2 प्लस ये, इसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे है, O2 नेगेटिव उसमें है, राइट। तो यहाँ पे है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बेसिकली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। सॉरी, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो यहाँ पे फॉर हमें दिख रहा है अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिबरेट करना है तो कितने मोल्स ऑफ करंट चाहिए, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यही दिख रहा है हमें यहाँ से, पहले ये समझते हैं। सो फॉर 1 mole of oxygen we require how much current, we require 4 moles of electrons. This is equal to 4 into 96500 coulombs of electricity. ये तो समझ आ गया यहां से। लेकिन डाइबोरेन को बर्न करने के लिए लगती है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर हमें 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से, तो हमें 3 into 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 3 into 4 into 96500 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं ये इक्वेशन को ऐसे कर दूं, इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ये हो जाए मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, इट विल चेंज टू 6O2 नेगेटिव 3O2 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए जो कि डाइबोरेन में को लगते हैं कंप्लीटली बर्न करने के लिए 12 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, यानी कि 12 into 96500 कूलम्स ऑफ चार्ज लगता है। बाद में मैं टाइम पे आऊंगी, टाइम कैसे निकालेंगे। सो देयरफॉर फॉर 3 moles of oxygen we require 12 into 96500 coulombs of इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जस्ट अ सेकेंड, इसमें देयर इज वन मोर, देयर इज वन दिस थिंग। मुझे एक बार इसमें देखने तो इन्होंने बोरोन का मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक वेट क्या लिया है, एक बार मैं ये चेक कर लूं। जस्ट अ सेकेंड, इस टेक्स्ट बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। Where is this question? Just a second. Boraine. I'm not able to find from where I have taken this question. Just a second. Let me find out. इसमें ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? ओके, चलिए।
बोरोन का एटॉमिक वेट आई थिंक 11 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, चलिए वो बाद में करते हैं। सो यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि फॉर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वी रिक्वायर 12 इंटू 96500 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें बोला है टू बर्न 27.66 ग्राम ऑफ डाई बोरेन। तो जो आपका डाई बोरेन है, इसका जो मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, दैट इज 27.66 ग्राम। मतलब 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल ऑफ बोरेन के लिए लगता है, राइट। नाउ ये तो हमने निकाल लिया कि 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन requires how much current, but 3 moles of oxygen is equal to, मतलब it not equal to exactly, but it is equal to 1 mole of, reacts with 1 mole of, ऐसे लिख लेते हैं, reacts with 1 mole of डाइबोरेन, जिसका वेट होता है 1 mole of डाइबोरेन is equal to 27.66 ग्राम। आई थिंक बोरोन का 11.3 होगा। सो 11.3, 11.3 एंड 6, सो 11.3 होता है, समथिंग होता है, डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट ये 27.66 ग्राम के नियर अबाउट ही आएगा। सो ये आपको आई थिंक गिवन होगा, बट दिस 27.66 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डाइबोरेन। तो यानी कि जितना मैं निकाल रही हूँ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए, कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकाल रही हूँ? सो क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर, और 10 पॉइंट समथिंग होता है इसका बोरोन का एटॉमिक मास। जब हम इसमें ऐड करेंगे डाइबोरेन का, ये 27.66 ग्राम के नियर अबाउट आएगा। बट दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 27.66 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइबोरेन। सो बेसिकली 3 moles of oxygen, 1 mole of diborane से react करा, and 1 mole of diborane is equal to 27.66 gram. So quantity of charge required for 27.66 gram of diborane is equal to how much? जितना 3 moles of oxygen के लिए चाहिए था, that is 12 into 96500 coulomb. So ये चार्ज आ गया। Now we know Q is equal to current into time. करंट कितनी देर, कितना पास किया है हमने? करंट इज 100 एम्पियर्स। हमें क्या निकालना है? टाइम। क्यू कितना आया है? ये। सो 12 इंटू 96500 इज इक्वल टू 100 इंटू टी, यहां से ये कैंसिल हो गया, टाइम आ गया आपका 12 इंटू 965, दिस इज इक्वल टू 11580 सेकेंड्स, जिसको आप डिवाइड करो, आपको आवर्स में अगर आंसर निकालना है, बाय 3600, एंड ये आ जाएगा आपका 3.2 आवर्स। सो जो मैं रुकी थी मैंने मैं ढूंढ रही थी कि इन्होंने बोरोन का एटॉमिक मास कितना दिया है, विच आई एम नॉट एबल टू फाइंड, कहाँ से मैंने ये, कौन से एग्जाम्पल या कौन सा मैंने ये अनसॉल्व क्वेश्चन उठाया है कि जिसमें इन्होंने जो बोरोन का जो भी एटॉमिक वेट दिया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यस 10.8 होता है बोरोन का। 10.8, 10.8 एंड 6, ये हो गया 27.6 आ रहा है, 27.66 हम एक ही ले लेंगे। देखो बोरोन का एटॉमिक वेट 10.8 होता है, सो ये बन जाएगा 27.6, यानी 27.6 और 27.66, मतलब मैं एक ही ले रही हूँ। तो 27.6 इज दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डाइबोरेन। तभी मैंने बोला कि जितना इन्होंने अमाउंट ऑफ डाइबोरेन हमें बोला डिपॉजिट होने के लिए, दैट इज 1 मोल ऑफ डाइबोरेन, एंड 1 मोल ऑफ डाइबोरेन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, एंड फॉर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वी रिक्वायर 12 into 96500 coulomb of electricity. That means for 27.66 gram of diborane, we require 12 into 96500 coulomb of electricity. So which is, वो आ गया हमारा Q। करंट हमें पता है 100 एम्पियर्स है, टाइम हमने निकाल लिया, एंड उसको फिर हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। सॉरी फॉर लिटिल डिले इन दिस न्यूमेरिकल, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था कि इन्होंने जो है बोरोन का एटॉमिक वेट कितना दिया है। जनरली हम 11 ले लेते हैं, अब हम लोग अप्रोक्सीमेटली अपने न्यूमेरिकल्स में 11 ले लेते हैं,
तो यहाँ पे 11 नहीं है क्योंकि 27.6 के इक्वल आना चाहिए था उसका मॉलिक्यूलर वेट डाइबरीन का, ठीक है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी that would be required to reduce 12.3 gram of nitrobenzene to aniline if the current efficiency is 50%. First of all, nitrobenzene to aniline ये कन्वर्जन आप करेंगे जब आप नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करेंगे। सो द नाइट्रोबेंजीन होता है ये, इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। नाइट्रोबेंजीन इज दिस, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है एनिलीन में, एंड एनिलीन इज दिस। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए, मतलब रिडक्शन करने के लिए, इसकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली हमें बोला है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन इफ द करंट एफिशिएंसी इज 50%। मतलब जितना करंट हम पास कर रहे हैं वो पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा, उसका 50% यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से बताओ कि कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी लगेगा टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। पहले तो मैं इक्वेशन इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेती हूँ कि दिस इज नाइट्रोबेंजीन, ऐसे लिख लो, ठीक है। इसमें लगता है जब इसकी रिडक्शन होती है तो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लगता है टू चेंज इट इनटू एनिलीन, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। ये आप पढ़ोगे टीन HCl की प्रेजेंस में एंड ऑल, वो आप सब चीजें करोगे बाद में, ठीक है। तो ये है, तो होता क्या है बेसिकली इसमें जो ये हाइड्रोजन यूज होती है, सो बेसिकली 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन के कॉरस्पॉन्डिंग दिस हैपेंस। सो बेसिकली जस्ट अ सेकंड, 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं टू रिड्यूस, यहाँ पे जो मैं बताना चाह रही हूँ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पे अगर इसको मैं उल्टा लिखूं, ये एक्चुअली ऐसे होता है 3H2O हाइड्रोजन प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ये क्वेश्चन क्या कह रही है, फॉर 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन we require 6 moles of electrons, which is equal to 6 into 96500 coulombs of charge. But 1 mole of night, हमें तो वेट दिया ना 12.3 ग्राम, सो फॉर 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन का वेट कितना होता है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन ग्राम्स में कितने के बराबर होती है, 123 ग्राम के। So that means for 123 gram of nitrobenzene, for 123 gram of nitrobenzene कितना चार्ज लग रहा है, 6 into 96500 coulombs of charge is required। हमें कितना डिपॉजिट करना है, कितना बनाना है, 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन को हमें, जस्ट अ सेकेंड, 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन के लिए चाहिए हमें। सो 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन विल रिक्वायर 6 into 96500 अपॉन 123 into 12.3, ये डेसिमल हटाइए, इसको करिए कैंसिल और ये आ जाएगा 57900 कूलम। तो इतना चार्ज चाहिए, लेकिन करंट की एफिशिएंसी कितनी है, 50% है, मतलब थ्योरेटिकली इतना चार्ज चाहिए। दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। अगर हमें 12.3 ग्राम नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करना है एनिलीन में, हमें थ्योरेटिकली चाहिए 57900 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन 50% एफिशिएंसी है, मतलब इसकी आधी जो है इलेक्ट्रिसिटी वो जा रही है। सो बट करंट एफिशिएंसी कितनी है, इज 50%, therefore actual amount of electricity
that is being supplied to nitrobenzene is what? Into 100 by 50, मतलब इसका हाफ, नॉट इसका हाफ, सॉरी, करंट की एफिशिएंसी 50% है तो डबल लगेगा, इससे डबल लगेगा। थ्योरेटिकली तो इतना लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि 50% है एफिशिएंसी करंट की, आई एम सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ, थ्योरेटिकल वैल्यू है 57900 कूलम जो हमें डेटा से आ रही है, लेकिन करंट की एफिशिएंसी 50% है, मतलब कि करंट ओनली 50% जितना दे रहे हैं उसका सिर्फ 50% ही पहुंच रहा है। इसका मतलब जितना हम चार्ज थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं उसका डबल चार्ज हमें लगेगा। सो तभी मैंने किया 57900 into 100 by 50, so which is equal to 115800 coulomb. This is double amount of charge required, double the theoretical value, क्योंकि करंट की एफिशिएंसी 50% है, हम दे तो रहे हैं करंट लेकिन वो सिर्फ 50% पहुंच रहा है, तो दैट मीन्स उसका डबल अमाउंट में जितना चार्ज आ रहा है अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी वैल्यूज, उसका डबल अमाउंट में चार्ज लगेगा टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ एनी सॉरी नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। इस तरह से अगर आपको कभी भी आ जाए कि आपको करंट की एफिशिएंसी दी हो और आपका बोला हो कि कितना आपको डिपॉजिट करना है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी इनटू 100 बाय दैट पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब आ जाए मान लो 70% एफिशिएंसी है तो 57900 इंटू 100 बाय 70, 20% एफिशिएंसी है 57900 इंटू 100 बाय 20, जितना भी आपका ये आएगा चार्ज रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल वैल्यू को जो हमें एक्चुअली चाहिए वो निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, अगर करंट एफिशिएंसी हमें गिवन होती है तो। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। How many moles of chlorine should be deposited from sodium chloride in 1 minute by a current of 300 milliampere? अभी एक सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो जब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये होता है, ये हमें पता है, 2 moles of sodium chloride convert to 1 mole of sodium and 1 mole of chlorine, right? How many molecules of chlorine should be deposited? तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितने मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हो रहे हैं। इन्होंने बोला इन 1 मिनट बाय करंट ऑफ 300 मिली एम्पियर्स, लेकिन यहां पे जो हमें दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग विद 2 into 96500 कूलम्स ऑफ चार्ज, यानी कि 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 mole of chlorine which is equal to 6.02 into 10 raised to power 3 molecules of chlorine are liberated, right? Because chlorine is a gas. ठीक है, तो हमने कितना पास किया है, टाइम है फॉर 1 मिनट एंड करंट हमने पास किया है 300 मिली एम्पियर, तो चार्ज विल बी इक्वल टू आई इंटू टी विच इज इक्वल टू 300 मिली एम्पियर का मतलब 300 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 एंड टाइम 1 मिनट है विच इज इक्वल टू 60 सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा आपका 18 कूलम। सो अगर 2 into 96500 कूलम ऑफ चार्ज से एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिबरेट होते हैं क्लोरीन के, तो 18 कूलम चार्ज है तो हम निकाल ही सकते हैं। देयरफॉर इफ 2 into 96500 कूलम्स ऑफ चार्ज liberates 6.02 into 10 raised to power 23 molecules of chlorine, 18 coulombs of charge will liberate 6.02 into 10 raised to power 23 upon 2 into 96 this into 18, एंड ये आप कैंसल आउट कर दीजिएगा, यहाँ से 2 जीरो इसकी भी कम हो जाएंगी एंड वॉट एवर ये करके आ जाएगा कैलकुलेट 5.61 into 10 raised to power 19 molecules. सो न्यूमेरिकल हो गया ये वाला भी। नेक्स्ट है अ कांस्टेंट करंट वाज पास, पहले तो ये गलत दिखा है,
दिस इज AuCl4 माइनस, मतलब ये है AuCl4 नीचे -1 ऊपर है. A constant current was passed through a solution of AuCl4 negative between gold electrodes. After a period of 14 minutes, the cathode recorded an increase in mass of 1.808 grams. Calculate the quantity of current passed and the magnitude of current. Atomic weight of gold is 197. तो पहले तो ये देखो, एक कोई सोल्यूशन है गोल्ड का जिसमें AuCl4 नेगेटिव एनाइन की फॉर्म में हमारा गोल्ड प्रेजेंट है. गोल्ड की इलेक्ट्रोड्स हैं. आप 14 मिनट से करंट पास करने पे कैथोड का मास बढ़ गया, 1.808 ग्राम हो गया, मतलब उस पर गोल्ड डिपॉजिट हो गया. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कितना करंट पास किया एंड कितना करंट, मतलब हम पहले हमें चार्ज निकालना है और हमें करंट भी निकालना है. क्वांटिटी ऑफ करंट पास इज चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज आई, जो हम एम्पियर में बोलते हैं. सो यहाँ पे जो आपका बेसिकली AuCl4 नेगेटिव है, दिस इज चेंजिंग टू दिस. सो AuCl4 नेगेटिव में गोल्ड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3. आप निकाल सकते हैं x -4 = -1, x = +3. सो +3 से ये चेंज हो रही है आपकी 0 में, गोल्ड में. ठीक है. सो हो क्या रहा है कि 3 मोल्स ऑफ करंट, यानी कि 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल ऑफ गोल्ड डिपॉजिट कर रहा है ना. हमें कितना करना है, कितना हुआ है, मास कितना हुआ है, 1.808 ग्राम डिपॉजिट हुआ है. सो अगर मैं यहाँ पे देखूं, फॉर 1 मोल ऑफ गोल्ड विच इज इक्वल टू 197 ग्राम, 3 moles of electrons which is equal to 3 into 96500 coulombs of charge is required, right? So 197 ग्राम ऑफ गोल्ड के लिए चार्ज रिक्वायर्ड है 3 into 96500 coulombs. कितना मास हुआ है कैथोड का इंक्रीज, 1.808 ग्राम. सो इसका मतलब 1.808 ग्राम अगर गोल्ड डिपॉजिट हुआ है तो उसके लिए कितना चार्ज या कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, हम यहाँ से निकाल सकते हैं. और ये वैल्यू आएगी 2656.9 कूलम्स. तो ये तो आ गया क्वांटिटी ऑफ करंट पास्ट. अब बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालो. टाइम गिवन है 14 मिनट्स, तो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकाल लेंगे. Q इज इक्वल टू I इंटू टी, करंट इंटू टाइम. Q हमने निकाल लिया है 2656.9. करंट पूछा इन्होंने, टाइम कितना है 14 मिनट्स, और हम टाइम को किस में लेते हैं यहाँ पे, सेकेंड्स में. तो 14 into 60, 14 into 60. सो करंट रिक्वायर्ड 2656.9 अपॉन 840. This is equal to 3.1629 amperes. So ये आ गया quantity of current required as well as charge. हमने जो था कितना चाहिए था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड भी निकाल लिया. अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. A current of 4 amperes was passed for 2 hours through a solution of copper sulfate when 5 gram of copper was deposited. Calculate the current efficiency. मतलब जब एक सोल्यूशन में से कॉपर सल्फेट के 4 एम्पियर करंट पास किया गया 2 घंटों के लिए, 5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ. ये प्रैक्टिकली हुआ है. ठीक है, ये एक्चुअली हुआ है. एफिशिएंसी निकालनी है, मतलब हम थ्योरेटिकली देखते हैं कि अगर हम 4 एम्पियर करंट 2 घंटे के लिए पास करते हैं तो हमारी अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ कॉपर डिपोजिशन कितना कॉपर डिपॉजिट होना चाहिए. अगर तो 5 ग्राम ही हुआ है वो थ्योरेटिकल वैल्यू भी, तो इसका मतलब करंट की एफिशिएंसी 100% है. मतलब जितना हम करंट दे रहे हैं सारा का सारा जो है वो कंज्यूम हो रहा है, पहुंच रहा है. ठीक है. और अगर कम आ रहा है तो उसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना थ्योरेटिकल आया उसको हम डिवाइड करेंगे बाय एक्चुअल डिपॉजिटेड मल्टीप्लाइड बाय 100. मैं आपको समझाती हूँ कैसे. देखो, हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए ये इक्वेशन लगती है, यानी कि 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल्स ऑफ करंट लगता है ना.
तो यहाँ पे कितना करंट है 4 एम्पियर 2 आवर्स के लिए, तो यहाँ पे निकाल लो। पहले ही देख लेते हैं। फॉर 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर चार्ज रिक्वायर्स 2 into 96500 coulombs of charge, राइट? दिस मच इज रिक्वायर्ड। हमने कितना पास किया है? हमने पास किया है करंट 4 एम्पियर्स का फॉर टाइम 2 hours, which is equal to, just a second, 2 hours, which is equal to 2 into 3600, right? So this is equal to whatever, चलो अभी, हाँ ठीक है, ये आ गया 7200। तो यहां से हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी पास किया? सो काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज actually passed is equal to 4 into 7200, which is equal to 2808800 coulombs। हमने इतना पास किया है। अब थ्योरेटिकली अगर देखें तो ये चीज है, तो मैं इस इक्वेशन को एक बार पीछे लिख देती हूँ। this gives you this, मतलब 2 into 96500 coulombs of charge deposits 63.5 gram of copper. This is theoretically, और हम कितना पास कर रहे हैं? Therefore 28800 coulombs of charge will deposit how much copper theoretically? 63 should deposit, will क्यों, should deposit 63.5 upon 2 into 96500 into 2800, ये आ जाएगा 9.47 ग्राम ऑफ कॉपर theoretically, बट एक्चुअली कितना डिपॉजिट हो रहा है? actually copper deposited on passing this much current, deposited on passing 28800 coulombs is equal to 5 ग्राम, यानी कि कम हो रहा है। इसका मतलब करंट की एफिशिएंसी कम है। Therefore करंट एफिशिएंसी is equal to 5 upon 9.5 से मतलब theoretical over experimental over theoretical into 100, which is equal to 52.7%। तो अराउंड अबाउट 50% जो है करंट एफिशिएंट है, तभी वो कम अमाउंट में डिपॉजिट कर रहा है, जबकि होनी चाहिए था ऑलमोस्ट डबल अमाउंट में डिपॉजिट थ्योरेटिकली, लेकिन बिकॉज उसकी एफिशिएंसी 50% है, नियर अबाउट, आई मीन 52.7% है, इसीलिए वो कम डिपॉजिट कर रहा है। सो एज दे हम करंट एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 2 वोल्ट मीटर्स containing copper sulfate and acidulated water respectively are connected in series and the same current is passed for same time. 0.3177 gram of copper is deposited in the first one. Calculate the weight of liberated hydrogen in the second. अब इसमें हम यूज करेंगे Faraday's second law of electrolysis. Faraday's second law। दो सॉल्यूशंस हैं, एक कॉपर सल्फेट का है और एक आइसोलेटेड वाटर का है, मतलब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, एसिड थोड़ा डालना पड़ता है तभी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, उसमें से करंट पास होता है। इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो जो कॉपर सल्फेट वाला इलेक्ट्रोलाइट है उसमें ऑब्वियसली कॉपर डिपॉजिट होगा, और जो वाटर वाला है उसमें ऑक्सीजन भी होगा, पर हम यहाँ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए दोनों सोल्यूशन में से पास किया है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो अगर 0.3177 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है पहले वाले में, तो कितने अमाउंट में हाइड्रोजन लिबरेट होगा इन द सेकेंड?
सो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, अगर दो सॉल्यूशन सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, उनमें से सेम करंट पास होता है फॉर सेम टाइम, देन मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन liberated is equal to equivalent mass of copper upon equivalent mass of hydrogen. Now what is equivalent mass of copper? हमारे पास यहाँ पे mass of copper deposited तो है, हमें हाइड्रोजन लिबरेटेड निकालना है, उसके लिए हमें चाहिए इक्विवेलेंट मासेस. सो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5 अपॉन 2. कैसे? कॉपर जो कैटायन होता है, इस पे चार्ज होता है 2+, तो उससे डिवाइड करके 63.5/2. नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन? सो इट इज इक्वल टू, इसका 1.008 है एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन गैस का मास हो जाएगा 2.16 मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1.008. अब इक्विवेलेंट वेट इज द वेट, होता क्या है इक्विवेलेंट वेट, कैसे निकाला मैंने बाय 2? एक जनरल, एक कॉमन सेंस है, इसको 2 से किया. अगर इसको याद रखना है तो एक और होता है, आप ये याद रख लीजिए कि इक्विवेलेंट वेट इन क्वेश्चंस में अगर आपको चाहिए हो, इक्विवेलेंट वेट is the weight of any molecule or atom, molecular atom deposited by 1 mole of electrons. ये कैसे? देखो मैं बताती हूँ. कॉपर आयन को रिड्यूस होने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं. सही है, ऐसी इक्वेशन आती है. कॉपर का एटॉमिक वेट क्या होता है? 63.5 ग्राम. 63.5 ग्राम कितने के लिए होता है? उल्टा लिखते हैं. 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना डिपॉजिट करते हैं? 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर. इक्विवेलेंट वेट कितने के लिए होता है? जितना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करेंगे, विच विल बी इक्वल टू 63.5/2. ये हो गया आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर. लाइकवाइज हाइड्रोजन का लेते हैं. हाइड्रोजन को लिबरेट होने के लिए 2 moles of electron liberate 2.16 moles of हाइड्रोजन गैस, है ना. हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 2.16 हो गया ना. 1.008 प्लस 1.008, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल लिबरेट 2.16/2. तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन. तो ऐसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास. अगर आपको अब याद रखना हो, आपको पता करना हो आपको कोई न्यूमेरिकल में, तो आप ऐसे निकालेंगे कि उस सब्सटेंस के 1 मोल को उस सब्सटेंस के 1 मोल के लिए नहीं, उस सब्सटेंस जो भी डिपॉजिट हो रहा है 1 मोल से वो कितना डिपॉजिट हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंगली वही होगा उसका आंसर. जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ. सिल्वर है जैसे, ठीक है. सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है 108, क्योंकि इसके 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होता है, तो डिवाइडेड बाय 1, तो 180 है इसका इक्विवेलेंट वेट. मतलब जितने अमाउंट में किसी सब्सटेंस को 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट करते हैं, सो दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट. अब आप इस तरह से किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं. तो अब हमारा जो फैराडे लॉ आ गया, वापस लगा लेते हैं. 0, therefore 0.3177 upon amount of hydrogen liberated is equal to 63.5/2 upon 1.008. This implies amount of hydrogen liberated is equal to 0.3177
इंटू ये हो जाएगा 1.008 अपॉन 63.5/2, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.02 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम। 63.5/2 आएगा 31.75, तो 0.3177 और 31.75 को अगर हम काट दें, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल कर लें, तो ये काट के आंसर ही आ जाएगा ये। सो आपको अब मैंने बता दिया इक्विवेलेंट मास अगर निकालना हो तो हम ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अब बाकी तो फैराडे लॉ था सेकंड, वो तो बहुत इजी था, ठीक है। सेकंड सॉरी 11th न्यूमेरिकल करते हैं हम। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस 4828.4 milligram of iodine requires 3671.3 coulombs of electricity for its decomposition at the anode. Calculate the value of Faraday's constant. मतलब आप चार्ज निकाल लो बेसिकली कितना लगेगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और आप फिर बता उससे आप फैराडेज कांस्टेंट निकाल सकते हो। कैसे, देखो, आयोडीन को एनोड पे ऑक्सीडाइज होने के लिए ये इक्वेशन लगेगी, ठीक है। और हमें गिवन है कि 4828.4 मिलीग्राम, यानी कि दिस 10⁻³ ग्राम ऑफ आयोडीन requires how much charge? 3671.3 coulombs of charge, ठीक है। लेकिन जो इक्वेशन है ये क्या कह रही है? इक्वेशन कह रही है आयोडीन का, पहली बात है मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 253.8 ग्राम। Therefore, according to above equation, टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, यानी कि 2 × 96500 कूलम्ब ऑफ चार्ज लगेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जब इतने कूलम्ब ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं तो इतने ग्राम ऑफ आयोडीन लिबरेट हो रहा है। दैट मीन्स ऐसे लिखेंगे इसको हम 482 दिस अमाउंट ऑफ आयोडीन requires 3671.3 coulombs of charge. Therefore, 253.8 gram of iodine will require, जब फैराडेज कांस्टेंट निकालना हो ना तो हम ये यूज नहीं करते हैं स्ट्रेट अवे कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, तो हम ऐसे यूज करते हैं जैसे मैं बता दूं, जो हमें डेटा दिया होता है, जो एक्सपेरिमेंटली हम कर रहे हैं उसको यूज करके हम निकालते हैं कितना चार्ज लगेगा, उससे हम फैराडेज कांस्टेंट निकालते हैं। मैंने ऐसा सिमिलर न्यूमेरिकल अपने एक और वीडियो में ऑन द सेम टॉपिक करवाया हुआ है। सो 3671.3 अपॉन 4828.4 into 10⁻³ into 253.8, ये आ जाएगा 192,978.2 coulombs। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखती हूँ, ठीक है, नॉट अकॉर्डिंग टू, अब इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, बिकॉज मुझे फैराडेज कांस्टेंट निकालना है। इस इक्वेशन से तो स्ट्रेट अवे आ जाएगा 96500 कूलम्ब, क्योंकि 1 मोल ऑफ आयोडीन यानी कि 253.8 ग्राम ऑफ आयोडीन रिक्वायर्स 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 × 96500 कूलम्स ऑफ चार्ज। तो फैराडे कांस्टेंट 96500 कूलम्ब आ गया। लेकिन मुझे निकालना है इस डेटा से कि अगर 3671.3 कूलम्स ऑफ चार्ज 4828.4 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन डिपॉजिट करता है, तो मुझे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना है कितना चार्ज लगेगा फॉर 253.8 ग्राम ऑफ आयोडीन। तो ये आ गया आपका इतने अमाउंट ऑफ चार्ज। सो 192,978.2 coulombs ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड। अब जो इक्वेशन है वो क्या कह रही है? ये इक्वेशन कह रही है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू, therefore 192,978.2 coulombs of charge should be equal to 2 Faraday, 2 moles of electrons, ये ऊपर दिख रहा है हमें इक्वेशन में। So therefore 1 Faraday is equal to 192,978.2 divided by 2. This is equal to 96489.1
कूलम्स। तो ये आ गया आपका 1 फैराडे। ऐसे निकालते हैं हम फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम स्टेट अवे वैसे लेंगे तो वो 96500 कूलम्स एग्जैक्टली आ जाएगा, लेकिन फिर इस डेटा का क्या यूज है? तो इसको इस तरह से यूज करके हम निकालेंगे कि हमने जब एक्सपेरिमेंटली ऐसा किया तो 253.8 ग्राम को कितने कूलम्ब ऑफ चार्ज चाहिए, एंड जितने कूलम्ब ऑफ चार्ज हमें पता है इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर दिख रहा है हमें। सो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 फैराडेज, सो 1 फैराडे हम निकाल लेंगे। Now next one, calculate the volume of chlorine at STP produced during the electrolysis of MgCl2 which produces 6.5 gram of magnesium। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की, 6.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये बताओ कितने वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एट एसटीपी प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग इट्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी MgCl2 की तो होगा क्या, MgN ये बनेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपॉजिट होगा और जो लिबरेट होगा, और जो मैग्नीशियम है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिपॉजिट होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये निकाल लेते हैं, हमें यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही मैग्नीशियम को लगते हैं और 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्लोरीन को लगते हैं। तो हम ये निकाल लेते हैं कि 6.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के लिए कितना चार्ज लगा, उतना ही चार्ज क्लोरीन को लिबरेट होने के लिए लगेगा, है ना। उतना ही चार्ज क्लोरीन को, क्योंकि 6.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के कॉरेस्पॉन्डिंग ही तो क्लोरीन लिबरेट होगा एसटीपी पे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दिस शोज 24 पॉइंट, ये इसका एटॉमिक वेट 24.3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्स 2 into 96500 कूलम्स ऑफ चार्ज। ये तो दिख रहा है इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन से हमें। सो कितना मैग्नीशियम डिपॉजिट हो रहा है, 6.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्स 2 into 96500 अपॉन 24.3 into 6.5, ये आ जाएगा 51625.5 कूलम्स। सो ये मतलब कि हम इतना चार्ज पास कर रहे हैं क्लोरीन में से जिससे कि क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस मच चार्ज। अब आ जाओ इस इक्वेशन पे। अब ये इक्वेशन ये कहती है कि एट, अभी मैंने ऐसे एसटीपी वाला क्वेश्चन कराया है, एट एसटीपी 2 into 96500 कूलम्स ऑफ चार्ज लिबरेट्स कितनी वॉल्यूम एट एसटीपी, 1 मोल ऑफ क्लोरीन है ना, तो दैट मीन्स 22.4 लीटर्स ऑफ क्लोरीन एट एसटीपी। सो कितना चार्ज है जो हमने पास किया है, देयरफॉर 51625.5 कूलम्स ऑफ चार्ज विल लिबरेट 22.4 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 51625.5, और ये कैंसिल होके आप काट लीजिएगा, जो भी है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 11.2 एंड वॉट एवर ये आ जाएगा आपका 5.99 liters of chlorine at STP। तो ये ऐसा क्वेश्चन अगेन मैं पीछे करा चुकी हूँ। तो अभी ये सेम सॉल्यूशन में है, मैग्नीशियम क्लोराइड का ही था और वहां था दो अलग सॉल्यूशंस की बात थी, बट वही बात है कि जितना चार्ज मैग्नीशियम के लिए लगा उतना ही हम क्लोरीन के लिए लगेगा। ठीक है, सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट हम क्लोरीन का अमाउंट वॉल्यूम लिबरेटेड एट एसटीपी निकाल लेंगे। चलिए लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं अब इस टॉपिक का। A current of 1.7 ampere is passed through a solution of zinc sulfate for 230 seconds with the current efficiency of 90%. Find the number of moles of zinc deposited at the cathode। ये बहुत सिंपल है, आपको चार्ज निकालना है, Q इंटू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आपको I गिवन है, T गिवन है, इससे आपको Q निकाल लेना है। लेकिन क्योंकि करंट एफिशिएंसी 90% है तो आपको I जो है इसका 90% करना पड़ेगा। मतलब करंट इज इक्वल टू 1.7 एम्पियर्स बट एफिशिएंसी 90% है, देयरफॉर 90% ऑफ 1.7 यानी कि ये आ जाएगा आपका 1.3। एक्चुअली करंट हम पास कर रहे हैं 1.53 एम्पियर्स,
सो यहाँ से चार्ज पास विल बी इक्वल टू 1.53 इंटू 230. दिस इज इक्वल टू 351.9 कूलम. तो हम इतना चार्ज पास कर रहे हैं थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. अब सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट का मतलब जिंक आयंस लाइक दिस. ठीक है. तो यहां से हमें दिख रहा है कि just a second, with OMG, what's happening? I don't know what's happening. चलो यहां लिख लेते हैं. with 2 moles of electrons, यानी कि 2 into 965 00, आई थिंक मेरे पेन की बैटरी खत्म हो रही है. coulombs of with 2 into 9650 coulombs of charge, कितना जिंक डिपॉजिट हो रहा है? चार्ज OMG 1 mole of जिंक. अरे यार प्लीज चल जाओ थोड़ी देर के लिए. लास्ट न्यूमेरिकल 1 मोल ऑफ जिंक डिपॉजिट हो रहा है. तो कितना चार्ज पास कर रहे हैं? देयरफॉर 35.19 coulombs of charge will deposit 1 by 2 into 96500 into 35.9. और ये आ जाएगा सॉल्व करके, जब आप इसको सॉल्व करोगे 1.82 into 10 raised to power minus, just a second, minus 3 moles of zinc. तो ये थोड़ा मेरा पेन की बैटरी जा रही है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. बट आपको समझ आ गया होगा कि जितना हमने यहाँ से चार्ज निकाला उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड निकाल लिया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल ऑन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि फैराडेज लॉ पे. अब आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जानी चाहिए और आपको इनफ प्रैक्टिस हो गई होगी ऑफ दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल. सो प्लीज प्रैक्टिस देम as much as possible because they are quite simple and quite scoring ones, and जरूर आते हैं ये एग्जाम्स में ऐसे न्यूमेरिकल. ओके.